तो हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑफ दिस करंट अफेयर जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस मॉक के बैंकिंग चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, राइट। तो आइए करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो करंट अफेयर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बैंकिंग पर्सपेक्टिव से। बैंकिंग एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन करंट और स्टैटिक को मिला के आता है। करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन दोनों हम यहीं पे कवर करेंगे। करंट के जो इवेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है ना, स्टैटिक पोर्शन भी वहीं से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप डेली जो वीडियो देख रहे हैं, डेली बेसिस पे जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आ रही हैं, वो सारी इम्पॉर्टेंट है। प्लस पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, क्विजेस मिल जाएंगी करंट अफेयर के प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे, वेबसाइट पे। वो देखना मत भूलिए, साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिए ताकि बाद में एग्ज़ाम टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। बाद में जस्ट आपको रिवाइज़ करना हो और आपके कंसेप्ट क्लियर हों, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, आज का साइंस फैक्ट क्या कहता है। आज का साइंस फैक्ट कहता है कि जो गोरिल्ला और पोटैटोज़ होते हैं, गोरिल्ला ये जो बने हुए हैं, ठीक है, और पोटैटो जो आलू होते हैं हमारे, उनमें 2 ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन से। ह्यूमन में कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, दैट मीन्स 46 होते हैं, और इनमें होते हैं 48। ये चीज़ आज सर्च करके देखना, ठीक है, कि क्या ऐसा ही है। आगे चलते हैं तो एक कोट है हमारे पास जो कहता है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या मानते हैं आप ये बात कि इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर आपके पास हौसले हैं, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो लगे रहिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको विक्ट्री, जीत मिलेगी ही मिलेगी। एक दिन तो आपको वो नौकरी जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो पहला देखते हैं आर्टिकल, ये था पीआईबी का, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं किसके बारे में है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारी भारत की प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेजेंट किया है नेशनल जियो साइंस अवार्ड को, ठीक, नेशनल जियो साइंस अवार्ड को प्रेजेंट किया है। अच्छा, अब ये जियो साइंस है क्या? अर्थ साइंस या जियो साइंस, कुछ भी बोल लो। बेसिकली जितना भी धरती पे, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, ठीक है, बायोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, जियोस्फीयर हो, मतलब कोई भी मंडल हो, ठीक है, पृथ्वी का, वो सब जियो साइंस में कवर होता है। इट इंक्लूड्स ऑल फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस रिलेटेड टू प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जियो साइंस में कवर होती हैं बेसिकली, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लिंकेज ऑफ अर्थ, दैट इज़ जो मैंने बताया, बायो, हाइड्रो, एटमॉस्फेयर एंड जियोस्फेयर। ये तो बात इतनी सी हुई कि जियो साइंस है क्या, जियो साइंस अवार्ड मिला है, क्यों मिला है, क्या पर्पस है, कहाँ दिया गया है, किसने दिया, आपको पता है, प्रेसिडेंट ने, कहाँ दिया गया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ जो यहाँ लिखी है, जो मैं बता रही हूँ, वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हर चीज़ को मेमोराइज़ करना है, याद रखना है, ठीक है। दोबारा देखनी है, दोबारा वीडियो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास उतना समय नहीं है और आप वीडियो भी देखना चाहते हो, तो इसको 1.25x या 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो। बट नॉलेज ज़रूर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना भी बताया जा रहा है, क्वेश्चंस आर्टिकल फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में बताया जा रहा है, पॉइंटर्स फॉर्म में, जैसे भी बताया जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इवेंट ये कब हुआ। देखो, 24 जुलाई को 2023, ठीक है, हुआ। आज 26 है। द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया राष्ट्रपति भवन में जियो साइंस अवार्ड 2023, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में ये सेरेमनी हुई थी, ठीक। पर्पस क्या था? पर्पस, एक तो ये इंस्टीट्यूट किया जाता है, पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, ठीक है। इट
ऑनर्स इंडिविजुअल एंड टीम फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड ऑफ जियोसाइंस। जियोसाइंस की जितनी भी फील्ड हैं, ठीक है, जितने भी सेक्शंस हैं, उन सब में जिन्होंने बहुत उम्दा अपने प्रयास को आगे रखा है, दिखाया है, बताया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, जियो साइंस एनकम्पासेस अ वाइड रेंज, बहुत बड़ी एक तरह से इसकी रेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें स्टडी ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर जैसे लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड, सुनामी, ये सब आते हैं, ठीक है। अब जियो साइंस इम्पॉर्टेंट क्यों है वो यहीं से समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे सुनामी, फ्लड, इतनी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, तो इसके लिए जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी साइंटिस्ट को, उसी हिसाब से वो हमें पहले से ही, अगर कोई अर्थक्वेक आने वाला होगा, लैंडस्लाइड आने वाली होगी, वो बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जितनी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी इस सेक्टर में, इस फील्ड में, उतना ही लोगों के लिए अच्छा होगा, लोगों की जान बच पाएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस तो इसकी बहुत है। अच्छा, ह्यूमन सेंट्रिक माइनिंग पे जो ये हुआ है, बेसिकली जो ये सेरेमनी हुई थी जिसमें अवार्ड प्रेजेंट किया है, उसमें ह्यूमन सेंट्रिक माइनिंग पे भी फोकस किया गया है। जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एम्फसाइज किया है कि पाथ जो है साइंस का एंड डेवलपमेंट शुड प्रायोरिटाइज वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, राइट, ह्यूमैनिटी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए जियो साइंटिस्ट आर एनकरेज टू कंटिन्यू देयर एफर्ट टुवर्ड्स ह्यूमन सेंट्रिक माइनिंग। उसके लिए उन्हें बोला गया कि आप इसी में अपना प्रयास क्षेत्र में जारी रखिए। अच्छा, एम्फेसिस ऑन स्पेशल माइनिंग, देखो स्पेशल माइनिंग इंक्लूड्स रेयर अर्थ मेटल, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? स्पेशल मिनरल्स के अंदर, सॉरी माइनिंग्स नहीं, इट वाज मिनरल्स, माय बैड। आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़िए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज महान गायक टोनी बनेट का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है। अब अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो ये ऑर्डिनरी क्लास होती, ठीक, बट क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है। क्वेश्चन आगे और क्या बन सकते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, इसी पर्टिकुलर न्यूज़ से, वो भी हम जानेंगे। अच्छा, पहले इसका आंसर देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो लेजेंडरी सिंगर है टोनी बनेट, उनका हाल ही में निधन हो गया था, तो वो हैं हमारे यूएसए से, ठीक है। किस देश से संबंधित हैं? यूएसए से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है किस देश से संबंधित हैं, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है। अगर वो चाहे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। अब उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जो पहला जीता था वो आई लेफ्ट माई हार्ट इन सैन फ्रांसिस्को, इस सॉन्ग के लिए जीता था, ठीक है। और ये 2 कैटेगरी में इनको मिला था, एक तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड बेस्ट सोलो वोकल परफॉर्मेंस मेल के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जी ये फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड उस बंदे को, उस इंसान को पहचानिए, और 5 ऑप्शन दे देगा, 5 लोगों के नाम दे देगा और बोलेगा उस इंसान को पहचानिए जिसने ये सॉन्ग के लिए, जिसको पहला ग्रैमी अवार्ड अपने काल का, अपने एज का, अपने उसका पहला अवार्ड मिला, ठीक है। तो देखो, एक तो इनको ना 20 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है, 20 में से पहला ये था, ठीक। उसके अलावा अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स भी मिले हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने एक एल्बम बनाई थी चीक टू चीक, कोलैबोरेशन हुआ था इनका लेडी गागा के साथ 2014 में। तो देखो, एक क्वेश्चन, एक न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है, से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर न्यूज़ से, वो सारी आपके सामने है, ठीक। इनका नाम दिया गया है इन्हें एंथोनी डोमेनिक बोनेटो के नाम से भी हम जानते हैं। 96 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई और ये 1926 में न्यूयॉर्क यूएसए में पैदा हुए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट थी। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग यूटीएस स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस सागू बागू। ठीक है, सागू बागू का अर्थ है कृषि की उन्नति बेसिकली। एग्रीकल्चर विच मीन्स एग्रीकल्चर एडवांसमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 इनसाइट्स रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में विश्व आर्थिक मंच दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से सागू बागू परियोजना चरण 1 अंतर्दृष्टि रिपोर्ट पेश की है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। देखो ये आंसर इसका होगा डी, तेलंगाना। डी इज द करेक्ट आंसर। जो स्टेट है तेलंगाना, जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है बेसिकली, उसने इंट्रोड्यूस किया है सागू बागू। ठीक है, किसके कोलैबोरेशन के साथ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कोलैबोरेशन के साथ। अब ये प्रोजेक्ट एम क्या करेगा? एआई बेस्ड एग्रीटेक सर्विसेज जो फार्मर्स को दी जाएंगी, ठीक है, तेलंगाना में, उसका मतलब जो भी एआई बेस्ड सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी फार्मर्स को दी जाएंगी तेलंगाना में, वो इसका मेन पर्पस है, इस किसका? सागू बागू का। ठीक है, फेज़ 1 रिपोर्ट क्या बताती है कि जो WEF AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन है, इनिशिएटिव है, उसने 7000 चिली के फार्मर्स, जो मिर्च होती है उसके फार्मर्स को हेल्प की है। ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 जो 23 से ही होगा, ठीक, उसने एक्सपेंड किया है इसको 20,000 में। 20,000 जो फार्मर्स हैं जो मिर्च की खेती करते हैं उनको हेल्प मिलेगी और 25 तक 1 लाख फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। अब ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये न्यूज़ में है, तो कई बार ऐसे भी बोल सकता है कि ये कब इनिशिएट हुआ था, तो 2022 में ये इनिशिएट हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। यू नो इट बेटर, पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व कब होता है? अच्छा, किस दिन पे हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, दैट इज़ 23 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 23 जुलाई को मनाया जाता है, बट पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? ये पहली बार मनाया गया था 23 जुलाई 1927 में। ठीक है, कब मनाया गया था पहली बार? 23 जुलाई 1927 में। देखो, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जुलाई टू कमेमोरेट फर्स्ट, किसकी याद में मनाया जाता है? पहला जो हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट था, कब हुआ था? 1927 में, इसी दिन, दिस डे। ठीक है, उसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। फ्रॉम बॉम्बे स्टेशन ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जिसे IBC कहते थे, ठीक है, पर्सनल कॉर्पोरेशन थी जिसने लॉन्च किया ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की जर्नी जो है वो यहीं से ही शुरुआत उसकी हुई थी। जून 8, 1936 में ब्रिटिश राज ने इवेंचुअली इस पे कंट्रोल ले लिया था और IBCL दैट इज़ IBC लिमिटेड, दैट इज़ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड ने ट्रांसफॉर्म किया था ऑल इंडिया रेडियो में। ठीक है, और 2023 में 96th एनिवर्सरी है जब से ये बना है, फॉर्म हुआ है। ठीक, इससे इतना ही बहुत था कि कब, स्टैटिक में कई बार पूछ लेगा कि पहले दिन कब मनाया जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो भारतीय वायुसेना है को पहला C-295 परिवहन विमान, जिसे हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से एयर अवे लाइक एयरबस द्वारा फ्लाई अवे स्थिति में प्राप्त होगा? देखो, ये होगा पहली बात तो स्पेन से, करेक्ट आंसर है इसका स्पेन। ठीक है, 16 जो होंगे जो क्राफ्ट होंगे हमारे, वो हमारे एयरबस से फ्लाई अवे होंगे। ठीक है, और बाकी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो मेड इन इंडिया बेसिकली यहाँ असेंबल होंगे। ठीक है,
इसके बारे में जानते हैं कि कितने, 16 तो मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा जो बचे हुए 40 हैं वो मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में बाय एयरबस जॉइंटली विद किसके साथ करेगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। ठीक है, पहला रिसीव करेगा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सितंबर में। ठीक, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, अगर पूछ ले ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है C295 एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। तो कैपेसिटी 9 टन की और कैरी कर सकता है 71 ट्रूप्स या पैराट्रूप्स 50 पैराट्रूप्स। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑपरेटर है IAF दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स का। ठीक, यहाँ से इतनी बात हुई। अच्छा, एक चीज़ और कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22,000 करोड़ की डील साइन की थी, किसके साथ, विद एयरबस एंड स्पेस SA स्पेन। ठीक है, C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, न्यूज़ क्या थी, पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाती हूँ और उसके बाद हम दोबारा क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, देखो न्यूज़ बेसिकली क्या थी, न्यूज़ ये थी कि जो फॉर्मर यूनियन एंड सीनियर पंजाब BJP के लीडर है ना, सीनियर पंजाब BJP के लीडर जो विजय सांपला हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है चेयरमैन की पोस्ट से। किसकी चेयरमैन की पोस्ट से, NCSC दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अभी कोई और अपॉइंट नहीं हुआ है इस पर, विजय सांपला ने रिज़ाइन किया है। अब ये न्यूज़ में था कि विजय सांपला ने रिज़ाइन किया, किसी और की नियुक्ति हुई नहीं। मान लो कोई एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म में कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। देखते हैं, आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद NCSC। अच्छा, ये बताना है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना एक कला है, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो भी एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो नॉट करेक्ट बताना है। आर्टिकल 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कमीशन का बेसिकली गठन हुआ है, बिल्कुल सही है ये बात, 338 के थ्रू हुआ है। पहला फॉर्म हुआ था 24 फरवरी 2004 में, जो फर्स्ट NCSC है वो फॉर्म्ड हुआ था 24 फरवरी 2004 में, बिल्कुल सही बात है ये भी। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है, NCSC वर्क्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे ये गलत है, तो जो आंसर होगा वो हमारा E होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, E होगा। अच्छा, ये गलत है तो कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आती होगी, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये जो कमीशन है इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। देखो, ये सर्व एज चेयरमैन, इनके बारे में बताया हुआ है विजय सांपला के बारे में कि उन्होंने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड पंजाब में 2009 से 12 तक सर्व किया था। अच्छा, अब NCSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा कि मैंने बताया, ये 2004 में 24 फरवरी को इस्टेब्लिश की गई थी। ये देखो, ये आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये आती है। बेसिकली जो एक्सप्लॉयटेशन होती है शेड्यूल कास्ट या एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लोगों को, उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कल्चरल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। बेसिकली आर्टिकल 338 के बारे में हमने बात की है कि इसके तहत था। ठीक, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं और फिर आप सेम न्यूज़ की आप
जो न्यूज़ आई वो पढ़ जाते हैं, उसके पीछे का स्टैटिक नहीं देखते, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। बट आप सेशन देखेंगे तो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली जो हमारे कमांडर हैं ए माधव राव, वो रिटायर्ड हुए हैं, वो अपॉइंट हुए हैं, सॉरी वो रिटायर्ड हैं और अपॉइंट हुए हैं एज CMD किस फर्म के, ठीक है, ये है भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड के वो CMD अपॉइंट हुए हैं, ठीक, हैज़ बीन अपॉइंटेड। और ये ये भारत डायनामिक लिमिटेड क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज़ एक PSU है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और ये बेसिकली अपॉइंट रहेंगे 30 अप्रैल 2026 या जब तक ही वांट्स टू, ठीक, यहाँ से इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में जो कौन सा पूछ रहा है कि जुलाई 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जिसे हम IIT बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों और भारतीय विदेश नीति पर जागरूकता और ज्ञान का विस्तार करने के लिए भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन सी IIT है वो है IIT गुवाहाटी। ए आंसर इसका बिल्कुल सही है, IIT गुवाहाटी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, IIT गुवाहाटी ने साइन किया है एक MOU, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद हुम इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ICWA के साथ, टू वर्क टुगेदर टू एक्सपेंड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑन इंटरनेशनल अफेयर एंड फॉरेन पॉलिसी। किसके लिए किया है ये MOU साइन? ताकि वो क्या करें, जो एक साथ, मतलब एक तरह से आप कह लो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, सबको एकजुट लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को एड्रेस, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि इट एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन ग्लोबल एरेना एंड शेयर द विजन। क्या विजन शेयर किया? एक अर्थ एक फैमिली एक फ्यूचर। इसके लिए ये MOU साइन हुआ है, इस विजन को रखते हुए, ठीक। यहाँ से इतनी बात हुई, आगे चलते हैं। अच्छा, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के सहयोग के साथ त्रिसेवा महिला स्पोर्ट्स साइकिल रैली की शुरुआत की? एक रैली का आयोजन किया गया था 24 जो हमारा कारगिल दिवस था, 24वां कारगिल दिवस। अच्छा, ये 24वां कारगिल दिवस मनाया कब जाता है या कब मनाया गया, ठीक, इसको आप कमेंट कीजिए डेट को। मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग कितना अपडेटेड हैं करंट अफेयर से, ठीक। तो अच्छा, ये बताना है कि किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है। ये हुआ है TVS मोटर्स के साथ। किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है? TVS मोटर्स के साथ। देखो, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च ट्राई सर्विसेज ऑल विमेन मोटरसाइकिल रैली, नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली, ठीक है। किसके कोलैबोरेशन के साथ? TVS मोटर्स जो कंपनी है उसके साथ ये रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है बेसिकली 24वें कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में, टू हाईलाइट ब्रेव स्पिरिट ऑफ विमेन, ठीक। ऑल जो ये ऑल विमेन मोटरसाइकिल रैली है, इसको फ्लैग किया था चीफ ऑफ आर्मी ने, जो है हमारे मनोज पांडे जी। कहाँ पे? नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ गई? इसने ना अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर का एक डिस्टेंस कवर किया इस रैली ने। हरियाणा, पंजाब, हाई माउंटेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख होते हुए ये कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में 25 जुलाई 2023 जो हमारी कल की डेट है इस तारीख पे पहुंच गई, ठीक है। दे टेक पार्ट, जो राइडर्स थे उन्होंने TVS रॉनिन मोटरसाइकिल्स के थ्रू इस रैली में पार्ट लिया, ठीक है। यहाँ से इतना बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, जो पहला भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है, वो इस्टेब्लिश हुआ है कहाँ पे, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसा प्लेस है जहाँ पे पहला कंस्ट्रक्शन हब जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है? बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या करेक्ट आंसर है इसका? कोची करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है।
ये जो पहला हमारा कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, वो कोची में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, India's first construction innovation hub has been established in Kochi, Kerala to promote affordable and sustainable building facilities to foster collaboration, innovation, knowledge sharing among stakeholders. Kerala Startup Mission will be responsible for this program management. इतनी सी बात है, कहाँ पे हुआ, कोची में हुआ, केरला में हुआ। ठीक है, किस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश किया, क्या प्रमोट करता है, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग फैसिलिटीज़ बेसिकली, राइट। तो इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से इतना इस क्वेश्चन से इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली ज्वाइन हैंड्स विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP प्रोग्राम के तहत टू प्रमोट द इंडिजिनियस क्राफ्ट्स एंड आर्टिशंस ऑफ द स्टेट। देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए एक जुलाई को उत्पाद कर्म के साथ हाथ मिलाया है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ODOP के लिए हाथ मिलाया है, किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो ये है हमारी गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने अराउंड आई थिंक 68 डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स को, बहुत सारी रेंज है, मतलब काफ़ी सारे हैं, लाइक प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत है, तो 68 प्रोडक्ट्स को बेसिकली प्रेजेंट किया है ODOP के तहत। ठीक है, गुजरात की गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया है ODOP प्रोडक्ट प्रोग्राम को। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कई बार डिपार्टमेंट भी पूछ लेता है। योजनाएं जो होती हैं, अगर न्यूज़ में है, पुरानी है, तो पूछ लेगा पहले कब इसका फेज़ आया, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए, या किस मिनिस्ट्री के तहत, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, यहाँ से इतना सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, विच इंडियन सिटी हैज़ होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट 2023? किस सिटी ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? किसने की थी? ये की थी दिल्ली ने। ठीक है, किसने की थी? दिल्ली ने की थी। देखो, इंडिया हैज़ होस्टेड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप G20 इवेंट। कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। दिल्ली में भी कई बार पूछ लेता है सेंटर, मानिकेश्वर सेंटर है। ठीक है, 20 से 21 जुलाई के बीच में हुई थी। ये समिट जो है वो इनोग्रेट की थी मनसुख मंडाविया जी ने, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं बेसिकली। ठीक है, समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम FSSAI के नाम से भी जानते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंडर हुई है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ऐसा पहली बार हुआ है जब ये समिट इटली में नहीं हुई। द फर्स्ट टाइम द समिट हैज़ बीन हेल्ड आउटसाइड रोम, इटली। नहीं तो ये इटली में ही, रोम में ही होती है। अच्छा, इनके कुछ स्पेशल गेस्ट भी थे, एक बार देख लीजिए। डॉक्टर बीरू जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के हैं, मिनिस्टर हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के। और गेस्ट ऑफ ऑनर में नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर के। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और लॉन्च हुई थी बेसिकली, फूड ओ कोपिया करके ये कलेक्शन है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी रेगुलेशंस का। ठीक है, हर फूड कैटेगरी में। तो इसका लॉन्च हुआ। एक डिजिटल डैशबोर्ड भी लॉन्च हुआ था, विच विल एक्ट एज यूनिफाइड पोर्टल ऑन फूड रिलेटेड रेगुलेशन। जितने भी रेगुलेशन बनते हैं, जितनी भी फूड रिलेटेड बातें होती हैं, ठीक है, वो किस पे होगी? डिजिटल डैशबोर्ड पे होगी बेसिकली।
और कॉमन एक रेगुलेटर प्लेटफॉर्म है संग्रह एक कॉमन प्लेटफॉर्म है संग्रह। अच्छा, क्या फुल फॉर्म है? सेफ फूड फॉर नेशन ग्लोबल फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैंडबुक ये है, ठीक, जो लॉन्च हुई है। और ये बेसिकली डेटाबेस है, किसका डेटाबेस है? जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं 76 कंट्रीज़ की वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उनसे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेके उठा के एक हैंडबुक एक तरह से बनाई गई है, जिसे संग्रह नाम दिया गया है, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म को संग्रह का नाम दिया गया है, ठीक। यहाँ से इतना ही। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी मच इस सेशन को देखने के लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी आपकी सजेशन हो तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कीजिए, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट में मेंशन करना। तो कल मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।